A24 न्यूज इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं बियांका जानीनी हूं। प्रसारण की शुरुआत इजराइल के मध्य में हुए हालिया घातक आतंकी हमले से करते हैं। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जो कोहाविया खाविया इलाके में हुआ था, जो ग्रीन लाइन से ज्यादा दूर नहीं है। गैस स्टेशन पर 2 लोग घायल हुए। फिर आतंकवादी, जो रिपोर्टों के मुताबिक 1 अरब इजरायली व्यक्ति था, सूर यित्जहाक और सूर नतान गया, जहां उसने 2 लोगों को गोली मारी। उसकी आखिरी मंजिल सार यित्जहाक थी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को मार गिराया। आईडीएफ ने कहा कि वो कई फिलिस्तीनी गांवों को घेर रहा है और वेस्ट बैंक क्रॉसिंग बंद कर दी है। आइए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात सुनते हैं। हम सभी मोर्चों पर आतंकवाद से लड़ रहे हैं। हम यहूदा, सामरिया और सीमावर्ती इलाकों सहित सभी मोर्चों पर आतंक से लड़ रहे हैं। आईडीएफ, शिन बेट और इजरायल पुलिस हर साल सैकड़ों हमले नाकाम करती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी नहीं रोक पाती। आज सुबह एक घिनौना आतंकवादी निकला, कोचाव यायर पहुंचा और दुर्भाग्यवश मारे जाने से पहले एक इजरायली नागरिक की हत्या कर दी और अन्य लोगों को घायल कर दिया। मैं सुरक्षा बलों की आतंकवादी पर त्वरित कार्रवाई की सराहना करता हूं। मैं इजरायल पुलिस की सराहना करता हूं, जिन्होंने आतंकवादी को मार गिराया और उसके साथी को पकड़ा। और यहाँ पुलिस कमिश्नर डैनियल लेवी से और जानकारी है। जैसा कि हमने कहा, वो बार बार बलात्कार करता है। एक आतंकवादी ताइबे का निवासी जो इजराइल राज्य के भीतर कत्लेआम करने निकला। जेदा कमांडर के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने तुरंत पहचान लिया कि यह आतंकी हमला है और इसे संभाला। पूरी व्यवस्था, जिसमें यहूदा और सामरिया जिला, केंद्रीय जिला भी शामिल है, हमले से निपटने में शामिल थी। इसी वजह से आतंकवादी जल्दी मार गिराया गया। इस घटना ने देश को झकझोरा और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने भी बयान दिया। यहां शहीद हुए इजरायल के वीर के परिवार के प्रति संवेदना हम विवरण नहीं दे सकते। उनकी एक भूमिका थी और वे यहां मारे गए। हम घायलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनमें सुरक्षा सेवाओं के समन्वयक और सभी वीर शामिल हैं जो यहां लड़ रहे हैं। ये पुलिस द्वारा किया गया एक वीरतापूर्ण कार्य है। वीर पुलिस जिन्होंने बहुत दृढ़ता दिखाई और आतंकवादी को मार गिराया। हम यही चाहते हैं। एक आतंकवादी को मैदान में मार गिराया गया, अगर आतंकवादियों के लिए मृत्युदंड कानून के तहत नहीं भी हो। मुझे लगता है पुलिस ने अच्छा काम किया और हम यही उम्मीद करते हैं। ताजा जानकारी के लिए हम सीधे हमारी जो ब्राउन से कोहाविया में जुड़ते हैं। जो आप घटना स्थल पर हैं जहां हमला हुआ था, बताइए वहां से आपको क्या जानकारी मिली है और अब तक कौन सी ताजा जानकारी मिल रही है? मैं आपको दिखाऊंगा कि इस आतंकवादी ने कोहाविया में कौन सा रास्ता लिया था। मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूं और यहाँ थोड़ी हलचल है। यही वो पहली जगह थी जहां उसने इजरायली नागरिकों पर गोली चलाई थी। यहाँ बड़ा प्रेस समूह है क्योंकि टुगेदर पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट मौजूद हैं। अभी अभी उन्होंने मीडिया के सदस्यों को संबोधित किया है और हमले पर अपने विचार साझा किए हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां यह सबसे पहले शुरू हुआ था। फिर आतंकवादी इसी सड़क से ऊपर जाकर सामने के मैकडॉनल्ड्स में गया और वहां एक और व्यक्ति को घायल किया। मैकडॉनल्ड्स के फर्श पर अभी भी खून के निशान और उसके फटे हुए कपड़े पड़े हुए हैं। और फिर वो नहीं रुका। उसके बाद वो यहाँ हाईवे 5533 पर आगे बढ़ गया। वो सूर यित्जहाक पहुंचा, समुदाय के प्रवेश द्वार पर 2 और लोगों को घायल किया और फिर सूर नातान की ओर बढ़ गया। सूर नातान की ओर जाते हुए उसने एक को मारा और दूसरे को घायल किया। ये 2026 में अब तक इजराइल में किसी आतंकवादी हमले में पहली मौत है। इसके बाद आतंकवादी ने ग्रीन लाइन के ठीक पार वेस्ट बैंक में एक बस्ती पर गोली चलाने की कोशिश की। ध्यान रखें कि हम यहाँ इजराइल और वेस्ट बैंक की सीमा पर हैं। वो वहां के सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने में सक्षम था। सुरक्षा गार्डों ने जवाबी फायरिंग की, आतंकवादी भागा, फिर सुरक्षा बलों ने उसे घेर कर मार गिराया। अब तक हम हमलावर के बारे में बस इतना जानते हैं कि वो ताइबे का एक अरब इजरायली है। वो इजरायली नंबर प्लेट वाली गाड़ी से यहाँ आने में सफल रहा। वो इजराइल का निवासी है। हमें पता है कि ताइबे में एक और व्यक्ति को इस हमले में संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया है। हमलावर का नाम हमें नहीं पता। हम अभी पीड़ित का नाम नहीं जानते, लेकिन हमले के कुछ घंटे बाद भी यहाँ भारी सुरक्षा है। पुलिसकर्मी और सैनिक इलाके में गश्त कर रहे हैं। हमने यहाँ बहुत सारे सैन्य हेलीकॉप्टर भी ऊपर उड़ते हुए देखे हैं।
वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं और आतंकवादी न हो। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि इसमें 2 आतंकवादी शामिल थे, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस प्रमुख के अनुसार इसमें एक ही व्यक्ति शामिल था जिसे मार दिया गया। उसने 1 की हत्या की और 5 को घायल किया। ठीक है जो ब्राउन, इस विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाद में फिर से आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम डॉक्टर याकूब सेलिगमैन के पास चलते हैं, जो यूनाइटेड हत्साला के ट्रॉमा सर्जन और कॉम्बैट मेडिक हैं। वे घटनास्थल पर थे और अब ज़ूर यित्ज़हाक से हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमें बताइए कि जब आप घटनास्थल पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये हालात दुखद हैं। जी हाँ, मैं यहाँ घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक था। यहाँ गैस स्टेशन और मैकडॉनल्ड्स पर आतंकी हमला हुआ, फिर हम खून के निशान का पीछा करते आगे बढ़े। सब कुछ जैसे थम गया था। हर कोई बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। कोई गैस भरवा रहा था, कोई मैकडॉनल्ड्स में खाना खा रहा था। और तभी वो आतंकी बस आकर अपनी जुगाड़ से बनाई गई कार्लो मशीन गन से उन पर गोलियां चलाने लगा। सब कुछ जस का तस रहा। जमीन पर घायल लोग सुरक्षा और छुपने की जगह के लिए तड़प रहे थे। हथियारबंद नागरिक जवाबी फायरिंग कर आतंकवादी को पीछे हटने या निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्यवश पहले स्थान पर वो आगे बढ़ने और सुरियत स्लाट में गोलीबारी जारी रखने में सक्षम था, जहां उसकी मुलाकात यहूदी बस्तियों के सुरक्षा कर्मियों से हुई, जिन्होंने भी जवाबी फायरिंग की। जैसा आपने कहा, हमारी ओर से एक व्यक्ति दुर्भाग्यवश मारा गया। उसका नाम अभी जारी नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है, आतंकवादी मारा गया। और जैसा कि आपने कहा, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई और आतंकवादी था या नहीं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी यहूदी बस्तियों में हर कोई सुरक्षित है। और जब ये सब हुआ तो उस जगह पर आपके लिए सबसे अलग क्या था? माफ कीजिए। आपके लिए सबसे अलग क्या था? आज रात सोते समय आपके साथ क्या रहेगा? आज के दृश्य से क्या याद रहेगा? क्या वो पहला दृश्य था? क्या वही जगह थी जहां आप बाद में गई, या पूरी तस्वीर? बताइए, आपके लिए सबसे अलग क्या था? मेरे लिए सबसे अलग जो बात थी, मुझे लगता है वो ये थी कि लोग बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, और सिर्फ यहूदी होने की वजह से उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। हमने पीढ़ियों से कहा अब कभी नहीं, लेकिन समय आ गया है। क्या ये कुछ ऐसा है जो आपने पहले देखा है? क्या आप अपने जीवन में पहले कभी ऐसे किसी आतंकवादी हमले की जगह पर गए हैं? दुर्भाग्यवश हाँ, मैं बहुत बार ऐसे स्थानों पर गया हूँ। मैं पिछले साल इस इलाके में 4 से ज्यादा हमलों की जगह गया हूँ। आपके लिए मुख्य बात क्या है? जब तक सुरक्षा नहीं है, जब तक हमारे बीच आतंकवादी हैं, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और सावधान रहना होगा। मेरा मतलब है, ये कहना दुखद है, लेकिन जब वे हमारे बीच हैं और काम कर रहे हैं, तो इसे रोकना संभव नहीं है। ठीक है डॉक्टर याकूब सेलिगमैन, हमारे साथ जुड़ने और आज हमें मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ स्टूडियो में है i24 न्यूज की सीनियर मध्य पूर्व संवाददाता एरियल उजरैंड और सुरक्षा विश्लेषक व रॉस हैंडलर रिपोर्ट के होस्ट याकूब लेविन। एरियल, उन्होंने इसका जिक्र किया, वो स्थान, मेरा मतलब है हाल के वर्षों में ज्यादातर आतंकवादी घटनाएं वेस्ट बैंक में हुई हैं। ये ग्रीन लाइन के ठीक पार था, ग्रीन लाइन के भीतर। इस घटना के बारे में ये इलाका या स्थान हमें क्या बताता है? हाँ, ये एक बार फिर से याद दिलाता है कि इजराइल के पास रणनीतिक गहराई की कमी है, कि इसकी कई बस्तियां वेस्ट बैंक की सीमा के साथ स्थित हैं, चाहे वो कुछ ही किलोमीटर क्यों ना हो। ये बहुत दूर नहीं है, आप जानते हैं, ताइबे से भी। और साथ ही यहाँ स्क्रीन पर नक्शा शहरों का। हाँ, तो इस खास मामले में वेस्ट बैंक की नजदीकी ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि हमलावर इजरायली क्षेत्र के अंदर से आया था और हमास सबसे ज्यादा यही चाहता है। ठीक उसी समय जब आप पिछला इंटरव्यू ले रहे थे, हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा, ये दूसरे अबू उबैदा है क्योंकि पहले वाले अबू उबैदा को मार दिया गया था, वो इस तथाकथित वीरता भरे हमले की तारीफ कर रहा है। वे इसे इसी तरह कहते हैं कि ये हमला हमारे लोगों के एक लड़ाके द्वारा इजराइल के अंदर से किया गया है।
ये वे लोग हैं जो हमास के लिए इन हमलों के सबसे अधिक वांछित अपराधी हैं। वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमले अरब इजरायलियों द्वारा हों, ताकि दिखाया जा सके कि इजरायली बाहर ही नहीं अंदर से भी सुरक्षित नहीं है। और साथ ही इससे इजरायली सुरक्षा तंत्र के लिए ऐसे हमलों को रोकना खुफिया जानकारी जुटाने के लिहाज से और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए माना जाता है कि अगर बेहतर शब्द ना हो तो इसे एकल हमलावर का हमला कह सकते हैं। हालांकि ऐसे कई अकेले हमलावर हैं, लेकिन आखिरकार हमास के लिए जाहिर है कि वे चाहेंगे कि आम नागरिक हमले करें, न कि उनके अपने संगठन के सदस्य। लेकिन तथ्य यह है कि हम 1 अरब इजरायली की बात कर रहे हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, चाहे 1 मारा गया हो या 5 मारे गए हों। हमास की नजर में ये असली अहमियत के मुकाबले गौन है। अपनी भड़काऊ बातों और कार्रवाई के आह्वान के साथ वे इजराइल के भीतर से आम नागरिकों को सक्रिय करने में कामयाब रहे। उनके लिए इस हमले में यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और याकूब, हम इजरायली नेताओं से कई प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। देश थोड़ा सदमे में लगता है। हालांकि दुर्भाग्यवश आतंकवादी हमले या आतंकवादी हमलों की कोशिशें ऐसी चीजें हैं जिनकी इजराइल को अब ज्यादा आदत हो गई है। लेकिन ये आमतौर पर दिखने वाले से कैसे अलग है? मुख्य अंतर यह है कि हमलावर 1 अरब इजरायली है। ये आतंकवाद का एक अपेक्षाकृत दुर्लभ रूप है। हमारे शहरों और देश में हमें जिन अधिकांश आतंकवादी घटनाओं का सामना करना पड़ता है वे फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा की जाती हैं, चाहे वे हमास, PIJ या स्थानीय आतंकवादी समूह से आए हों या वे खुद अपने दम पर कट्टरपंथी विचारधारा के कारण कार्रवाई करें। अब शिन बेट लगातार 24 घंटे काम करता है ताकि आतंकवादी साजिशों को रोका और नाकाम किया जा सके, जो अक्सर ISIS से जुड़ी होती हैं और कभी कभी अरब इजरायली समाज के बहुत छोटे हिस्से में हमास और PIJ से भी जुड़ी होती हैं। यह ऐसी बात है जिसके बारे में वे हर बार इन गिरफ्तारियों के समय चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और इसके बारे में चिंतित हैं। तो देखिए, एक तरफ आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ 2 मिलियन अरब इजरायली नागरिक हैं और उनमें से भारी बहुमत का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। वे आतंकवाद से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। लेकिन चूंकि उस समुदाय के कुछ युवा जिहादी विचारधारा के संपर्क में आते हैं, खासकर ऑनलाइन, और अक्सर इन्हें इसी तरह से ढूंढा जाता है, तो इस तरह की घटनाओं के होने का खतरा बना रहता है। अब हमें पता है कि उसने एक कार्लो सबमशीन गन का इस्तेमाल किया। ये एक देसी आग्नेयास्त्र है जो वेस्ट बैंक की वर्कशॉप्स में बनाया जाता है। इसका उपयोग फिलिस्तीनी आतंकी समूह भी करते हैं। इसलिए शिन बेट पहले जानना चाहेगा कि उसे बंदूक किसने दी। क्या वो किसी आतंकी सेल से जुड़ा है या अकेला काम कर रहा था? यही बड़े सवाल हैं जिनके जवाब वे ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हमें और भी ज्यादा जवाब मिलेंगे। और मुझे लगता है कि हम इजरायली अरब समुदाय के नेताओं से भी सुनेंगे जो इस हमले की निंदा करेंगे और सह अस्तित्व को बढ़ावा देंगे। तो आप अभी इसी बारे में बात कर रही हैं कि अब से हम क्या देख सकते हैं। हम जानते हैं कि पुलिस ने ताइपे में दूसरे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस समय हम इजरायली पुलिस और इजरायली अधिकारियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने तैबे और कुछ अन्य फिलिस्तीनी शहरों को घेर लिया है। हम आगे कौन से कदमों की उम्मीद कर सकते हैं? तो आप जानते हैं, देखिए, फिर से क्योंकि ये एक बहुत ही लक्षित पुलिस ऑपरेशन है, इसलिए हम जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। हम कुछ खास पतों पर बहुत सटीक छापेमारी देखेंगे, लेकिन वे पूरे तैबे को घेरने वाले नहीं हैं। ये एक अरब इजरायली कस्बा है। ये कोई फिलिस्तीनी आतंकवादी ठिकाना नहीं है। ये इजरायली नागरिकता वाले लोग हैं जो पूरे देश में काम करते हैं। तो वेस्ट बैंक के यहूदा और सामरिया जैसी प्रतिक्रिया यहाँ नहीं होगी। ये प्रतिक्रिया कहीं अधिक लक्षित और नागरिक आतंकवाद विरोधी जैसी होगी, ना कि सैन्य प्रतिक्रिया जैसी, क्योंकि सेना यहूदा और सामरिया के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन लाइन के अंदर हुई हर घटना की जिम्मेदारी इजराइल पुलिस की है और शिन बेट इन सब की जांच करता है। तो शिन बेट ही नेतृत्व करेगा। वही लोग पुलिस को अलग अलग जगहों पर भेजेंगे। यही लोग जांच को आगे बढ़ाएंगे और उसका संचालन करेंगे और इजरायली पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्हें निर्देश देंगे कि आगे क्या करना है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ बने रहें आगे के लिए। ये अभी अभी आया है, बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली हमले।
हिजबुल्लाह ने आज पहले कम से कम 2 रॉकेट उत्तरी इजराइल पर दागे हैं, जो कि पिछले बुधवार को इजराइल और लेबनान के बीच नई युद्ध विराम संधि के बाद पहली बार हुआ है। रॉकेटों को रोका गया, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये बढ़ती स्थिति अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम को खतरे में डाल सकती है। समझौते के अनुसार इजराइल बेरूत पर हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले रोककर लितानी नदी के दक्षिणी इलाके छोड़ देगा। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। सार्जेंट उहाद यारी उम्र 21 गिवाताइम से और कैप्टन शहर घनला 23 नातुल से। और अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में याकूब लापे और एरियल उजेरान हैं। एरियल, ये कितना बड़ा तनाव बढ़ना है? मेरा मतलब है, हमने आज सुबह हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर 2 रॉकेट लॉन्च होते देखे और अब हम बेरूत के उपनगरों में हमलों की खबरें सुन रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ खबरें नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने बयान जारी किया है, जिसे हम लाइव देख रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर बेरूत की तस्वीरें आ रही हैं। माफ कीजिए, हाँ नहीं। उन्होंने संयुक्त बयान में पुष्टि की कि आईडीएफ को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के मुख्यालय और वरिष्ठ कमांडरों पर हमला करने का आदेश दिया गया। ये हिजबुल्लाह का गढ़ है, जो लेबनान की राजधानी के दक्षिणी हिस्सों में स्थित है। अब पहले ही पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली क्षेत्र पर हिजबुल्लाह के किसी भी हमले के जवाब में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में जवाबी हमले किए जाएंगे। कई घटनाएं हुई जहां इजरायली क्षेत्र पर हमला किया गया, लेकिन दहिया में कोई हमला नहीं हुआ। तो यही हम अभी देख रहे हैं। आखिरकार कोई कह सकता है, या कम से कम उत्तरी इजराइल के निवासियों के लिए, कि वो देख रहे हैं कि इस धमकी पर अब अमल हो रहा है कि उत्तरी इजराइल पर हमलों का जवाब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हमलों से दिया जा रहा है। अब इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही अस्थिर चल रही बातचीत प्रक्रिया में कुछ उथल-पुथल आ सकती है। क्योंकि इजराइल ने दहिया में हमला नहीं किया, इसका कारण ये था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल से ऐसा न करने का अनुरोध किया था, ताकि ईरान के साथ बातचीत में प्रगति की संभावना या प्रगति का आभास बना रहे। क्योंकि ईरान ने यह मांग रखी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम में लेबनान में भी युद्ध विराम शामिल होना चाहिए। और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने बजाय इसके कि उसमें पूरे दक्षिणी लेबनान या पूरे लेबनान को शामिल किया जाए, उसे केवल बेरूत तक सीमित कर दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की ओर से लगातार उल्लंघन हो रहे हैं, जिसने कहा है कि वो इसका पालन नहीं करेगा और करता भी नहीं है। उन्होंने अमेरिका द्वारा कराए गए इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को खारिज कर दिया है और न केवल दक्षिणी लेबनान में इजरायली बलों पर हमला जारी रखा है, बल्कि इजरायली क्षेत्र पर भी हमला किया है। तो अब हम देख रहे हैं कि इजराइल यहां संकेत दे रहा है, रेखा खींच रहा है और कह रहा है कि अब बहुत हो गया। इजराइल ने हमले सहन किए, लेकिन उनके जारी रहने पर अब दहिया में आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। याकूब, इसमें कोई हैरानी नहीं कि इजराइल ने कह दिया बहुत हो गया और जवाब दे रहा है। उन्होंने पहले ही ऐसा करने की बात कही थी। अब हम यहाँ हैं। क्या हिजबुल्लाह बस इजराइल को इसी दिशा में धकेल रहा है? मेरा मतलब है, क्या इजराइल कुछ और कर सकता है ताकि ये और ना बढ़े, या फिर ये बस इस नई हकीकत का हिस्सा है कि हिजबुल्लाह संघर्ष विराम को स्वीकार नहीं कर रहा है और इसलिए ये टिकेगा नहीं? हिजबुल्लाह वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था, यानी लेबनान को एक असली संप्रभु राष्ट्र बनने से रोकना और इस्लामी ईरानी क्रांति का विस्तार बनकर काम करना। इस क्षेत्र में संघर्ष बनाए रखना, उत्तर में आतंक फैलाना और उत्तर को रहने लायक ना रहने देना। इसी कारण ईरान ने हिजबुल्लाह बनाया और हिजबुल्लाह मानता है कि लेबनान और इजराइल के बीच ऐसा युद्ध विराम संभव नहीं है जिसमें सारी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह पर डाली जाए। तो कई मायनों में हिजबुल्लाह की हालत ऐसी है जैसे उसकी पीठ दीवार से लगी हो, क्योंकि वो जिस भी दिशा में देखता है उसके लिए हालात और खराब होते जा रहे हैं। उनके पास सीरिया में एक दुश्मन है, वे एक कहीं ज्यादा आक्रामक इजराइल को देख रहे हैं, उनकी ज्यादातर ताकत नष्ट हो चुकी है और अब वे खुद लेबनान के अंदर अपनी वैधता खो रहे हैं। तो वे जहां भी देखते हैं हर जगह बुरी खबर ही है। तो नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल में हिजबुल्लाह पीछे हट रहा है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, ये पूरी तरह मापने योग्य है, चाहे उनकी ताकत, नेतृत्व, जमीनी क्षमता या इजराइल में घुसपैठ की क्षमता हो, हर तरह से देखा जा सकता है। इन सबको बहुत नुकसान हुआ है, जिससे वे बौखला गए हैं।
क्योंकि उन्हें अपनी अप्रासंगिकता की चिंता है। वे ये सब ईरानी निर्देशों पर कर रहे हैं ताकि इजराइल और लेबनान के भविष्य की कोशिशें नाकाम हों। यही हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि क्या अब ईरान इसमें शामिल होगा, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल दहिया बेरूत पर हमला करता है तो वे शामिल होंगे। उन्होंने प्रतिरोध और समीकरण बनाने की कोशिश की और अमेरिका से बातचीत के जरिए इजराइल को उत्तरी हमलों का जवाब ना देने के लिए ब्लैकमेल किया। इजराइल ने कहा अब कोई समीकरण नहीं है, वो दिन खत्म हो गए, हम दाहिया में इसका नतीजा देख रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि हमें ईरान पर बहुत करीब से नजर रखनी होगी, क्योंकि उसका शामिल होने का दावा अब सामने आ गया है और अब उन्हें कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। ईरान से हमारी क्या उम्मीदें हो सकती हैं? क्या वे अमेरिका से समझौते के बजाय लिबनान और हिजबुल्लाह को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, या हम क्या देख रहे हैं? देखिए, उन्हें हिजबुल्लाह के साथ रहना ही होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने ईरान की वजह से इस युद्ध में हिस्सा लिया ताकि सुप्रीम लीडर अली खमेनी के खात्मे को लेकर इजराइल का ध्यान और एकजुटता भटका सके, और इसलिए वे उन्हें छोड़ नहीं सकते। और जितना उन्होंने अब तक दिखाया है, कम से कम सार्वजनिक रूप से उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और इससे पहले जब पिछले हफ्ते इजराइल हमला करने की योजना बना रहा था, बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में IRGC ने उत्तरी इजराइल के निवासियों को निकासी की चेतावनी जारी की और चेतावनी दी कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर किसी भी हमले का जवाब उत्तरी इजराइल पर हमलों से दिया जाएगा। तो अगर आप जानते हैं, अभी वही स्थिति है, उस धमकी के साथ वही उम्मीद की जा रही है। मुझे लगता है कि इजराइल जब उसने दहिया में इन हमलों को मंजूरी दी तो उसने ये स्वीकार किया कि ये एक संभावित स्थिति है। फिर भी फिलहाल गेंद ईरान के पाले में है। अगर वे अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो इजराइल संभवतः जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरान पर हमला करेगा, और इससे हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। अगर वे अपनी धमकी से पीछे हटते हैं और हमला नहीं करते, इजराइल पर हमला नहीं करते, ये पहला संकेत हो सकता है कि शायद वे हिजबुल्लाह को बचाने के लिए पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उन्हें छोड़ा है, लेकिन अब उनका जवाब दिखाएगा कि वे हिजबुल्लाह को बचाने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। ठीक है, और ईरान पर और अमेरिका के साथ इस संभावित युद्ध विराम पर बने रहते हुए जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अपने 100वें दिन पर पहुंच गया है, जो कि आज है, तनाव कम होने के बहुत कम संकेत हैं। खाड़ी में ताजा गोलीबारी ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है, जबकि पर्दे के पीछे कूटनीति जारी है। लिन क्लाचमायर रिपोर्ट कर रही हैं। अमेरिका ईरान युद्ध को 100 दिन हो गए हैं, बदले की कार्रवाई जारी है। सेंटकॉम ने रविवार सुबह बताया कि उसने होर्मुज जल डमरू मध्य को धमकी देने वाले 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। सेंटकॉम ने यह भी खुलासा किया कि अमेरिका ने शनिवार को ईरान द्वारा कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोक लिया। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी बलों द्वारा ईरान के 4 और एक तरफा हमलावर ड्रोन मार गिराए जाने के कुछ घंटों बाद मिसाइलें दागी। ड्रोन मार गिराने के बाद अमेरिका ने गोरुख और केशम द्वीप पर ईरानी सैन्य रडार ठिकानों पर हमला किया। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका ईरानी संपत्तियां खाड़ी देशों में भेजने की योजना बना रहा है ताकि ईरान से हुए नुकसान की भरपाई हो सके। एक सूत्र ने कहा, ईरान अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देशों पर फायरिंग कर रहा है। इसके बावजूद कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरानी अधिकारियों, जिनमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी शामिल हैं, के साथ बातचीत की। नकवी ने कहा कि वो सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री की ओर से खामनेई के लिए एक विशेष पत्र लाए हैं। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर विश्वास जताया कि ईरान में युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और गैस की कीमतें गिरेंगी। किसी न किसी तरह से यह खत्म हो जाएगा, या तो ये किसी समझौते के साथ खत्म होगा या फिर एक और कठिन तरीके से। हालांकि आप कह सकते हैं कि वो तरीका कहीं आसान भी हो सकता है। कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद ये संघर्ष अब दूसरे 100 दिनों में है और तनाव कम होने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता। और याकूब, अमेरिका और ईरान के बीच ये स्थिति अभी लगभग एक सहन शक्ति प्रतियोगिता जैसी हो गई है। कौन आखिर में हार मानता है?
कौन सबसे ज्यादा देर तक डटे रह सकता है? ये कितने समय तक चलेगा और इसे बदलने के लिए क्या चाहिए? देखिए, पहले हमें इसे इजरायली हितों से देखना चाहिए। ये स्थिति मेरे हिसाब से इजराइल के लिए अच्छी है और हम जरूरी नहीं चाहते कि ये बदले, क्योंकि हर दिन जब ईरान पर नाकाबंदी रहती है वे हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर खो रहे हैं। वे चीन और अन्य ग्राहकों को तेल गैस निर्यात नहीं कर सकते। उनकी अर्थव्यवस्था जो इस युद्ध से पहले ही कमजोर थी, युद्ध के दौरान और भी बुरी तरह प्रभावित हुई, अब उसका गला घूंटा जा रहा है। और ये आर्थिक युद्ध का एक रूप है जो मेरी नजर में अगर ये जारी रहा तो इस शासन के लिए अस्तित्व का खतरा बन जाएगा। मेरे हिसाब से एक इजरायली नजरिए से ये जितना लंबा चले उतना बेहतर है और उम्मीद है ये जारी रहेगा। ठीक है, याकोव लाचमैन, एरियल ओजुरान, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा मत। हम क्षेत्र से और खबरों और विश्लेषण के साथ जल्द ही वापस आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर आज के बाकी प्रसारण के साथ हमारा शेड्यूल देख सकते हैं और जानकारी के लिए जुड़े रहें। मैं बियांका जानीनी हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।